The Nagpur University has been in the news ever since the pandemic began. Sometimes it's about the fees, or sometimes it's about the failure of conduction of exams or declaring the results. To clear out our doubts about the university and what's exactly happening in the university, we are joined by Management Council member Vishnu Changde, who would be telling us more about this. Thank you so much for joining us today, sir. सबसे पहली बात सर, अभी NU नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने एक कमेटी बनाई है जहाँ पे उन्होंने ये आपने बिल प्रपोज किया था कि फ़ीस रिड्यूस होनी चाहिए कॉलेजेस की, क्योंकि अभी पैंडमिक चल रहा है, एक साल से कोई कॉलेजेस या कुछ खुला नहीं है, बट कॉलेजेस फिर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लैब फीस एंड एवरीथिंग वो सब ले रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये इशू हमने रेज़ किया था। हमारे यहाँ जो नागपुर यूनिवर्सिटी का जो एरिया है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें नागपुर, वर्धा, गोंदिया और भंडारा। हम सब जानते हैं कि ओवरऑल विदर्भ ही एक बैकवर्ड एरिया है, उसमें भंडारा, गोंदिया, वर्धा का भी बहुत सारा हिस्सा, इवन नागपुर ग्रामीण का भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। कॉलेज स्टूडेंट्स को फ़ीस के लिए फोर्स कर रहा है, स्टूडेंट्स वो भर नहीं पा रहा है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले तुम कॉलेज की फ़ीस दो, इस तरीके का एक कॉलेजेस का एक रवैया रहा। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, मैंने खुद बहुत सारे कॉलेजेस में बात किया। अब हम लोग बात करते थे तो उस बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म ले लिया जाता था, क्योंकि हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ पोजीशन पे है तो बात सुनती है हमारी, लेकिन हम किस किस के लिए फ़ोन करें, और हम तक भी बहुत लोग अप्रोच होंगे ऐसा नहीं है। तो हमने इसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए यूनिवर्सिटी में एक मांग रखी कि इमीडिएटली यूनिवर्सिटी ने वो मांग मानी और एक नोटिफिकेशन इशू किया कि ऐसे किसी भी बच्चे को अगर रोका गया तो वो सीरियसली उसके ऊपर यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी उस कॉलेज के ऊपर। उसके बाद मैक्सिमम जगह पे ऐसा हुआ है, कुछ जगह पे अंडरटेकिंग लिया गया, ठीक है, बच्चों ने लिख के दिया कि हम जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम आपकी फ़ीस भरेंगे, अभी हमको एग्ज़ाम देनी है। तो एग्ज़ाम फ़ीस का एक इशू हो गया, लेकिन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और कॉलेजेस के एक समझ लीजिए 20 हेड्स होते हैं फ़ीस के, जिसमें ट्यूशन फ़ी एक होता है और प्रोफेशनल कॉलेज में 2 होते हैं, ट्यूशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ीस। अभी सिर्फ ट्यूशन हो रही है। डेवलपमेंट फ़ीस में क्या होता है, जिम आ गया, पार्किंग आ गया, आप कह लीजिए बिल्डिंग का डेवलपमेंट का कुछ उसमें वो डाल देते हैं, लाइब्रेरी आ गई, लेबोरेटरी आ गई, ये सब तो बंद है। तो हम ये कह रहे थे कि यार ट्यूशन आप ऑनलाइन ले रहे हैं, चलो हम समझ सकते हैं आपको, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंटल फ़ीस है वो आपको नहीं लेनी चाहिए इस समय में। अभी उसमें 2 तरीके की व्यूज़ है, क्योंकि हम लोग जब मैनेजमेंट में काउंसिल में इसका डिस्कशन होता है या कहीं और कमेटी में होता है, तो जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनका भी एक से है, और वो भी सही है कि कॉलेज कैसे चलेगा। तो हमने ये मांग रखी है कि एटलीस्ट इस करंट सेशन में, जब पैंडेमिक का ज़ोर बहुत ज़्यादा था नागपुर में, आप एग्ज़ाम फ़ीस यूनिवर्सिटी का डोमेन है, हम लोग कम्प्लीटली माफ़ कर देंगे। सिर्फ जिन लोगों को गवर्नमेंट से वो फ़ीस आती है स्कॉलरशिप की, उनकी अभी आई नहीं है। तो हमारी एक कमेटी बनी है जिसमें मैं खुद भी हूँ, चांसलर नॉमिनी जो हमारे मैनेजमेंट काउंसिलर है उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है। उस कमेटी का जो स्कोप है उसमें हमने ये रखा है कि हम तो माफ़ करना है हमको, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जिनको गवर्नमेंट से आता है उनका माफ़ कर दिया तो उनको वो आने ही वाला है, आज नहीं आया तो कल आएगा। तो उसका तरीका कैसा रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसके लिए वो कमेटी बैठी है। हम लोग ये तो 100% करने वाले हैं कि जिस समझ लीजिए कोई SC कैटेगरी का कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसका फ़ीस आज आया नहीं है गवर्नमेंट से, उसका स्कॉलरशिप आया नहीं है, तो उसको जो फ़ीस भरनी है उसके लिए उसको उसका पैसा आने तक उससे फ़ीस ना मांगी जाए। मतलब अल्टीमेटली, और जिसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है और जो नीडी है, जो भर सकता है उसने भरना ही चाहिए, ये भी हमारा हमेशा कहना रहा है, क्योंकि हम लोग तो एक इम्बैलेंस हमारे यहाँ तो हमेशा रहा है ना डेवलपमेंट में। तो एक ही कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आराम से आज भी फ़ीस भर सकते हैं, और कुछ है जो शाम को खाने का भी इशू है। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा, जो भर सकते हैं उन्होंने भरनी चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली जो नहीं भर सकते उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया एग्ज़ाम फ़ीस का। अब आ गया कॉलेज फ़ीस पे। कॉलेज फ़ीस में भी 2 तरीके के कॉलेजेस होते हैं, प्रोफेशनल और बाकी जो अपने BA, BCom, BSc जो कोर्सेज होते हैं, वो जो कॉलेजेस होते हैं। तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग, MBA ये सब आता है, उनकी फ़ीस बड़ी ज़्यादा होती है। तो फ़ीस ज़्यादा होने के कारण वहाँ भी लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अभी कंडीशन उनकी भी ख़राब है।
तो इन दोनों तरीके के कॉलेजेस का भी फॉर्मूला अलग अलग निकालना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। वो कमेटी भी, वो भी हमारे स्कोप में है। तय निर्णय ये हो चुका है कि बेनिफिट 100% देना है। अब वो कैसे देना, जिनका पैसा गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप में आएगा उनसे वो कब लेना, ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट से इसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको हम लिखेंगे कि आप कब तक ये पैसा रिलीज़ करने वाले हो। उसमें भी कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य। हमारे सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ने जो 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार उसमें डालती है और फिर वो बच्चे को मिलता है। तो केंद्र सरकार ने अपना पैसा दे दिया है, ऐसा सुनने में आया है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि वो दो गवर्नमेंट्स के बीच का अंडरस्टैंडिंग है। तो महाराष्ट्र सरकार ने वो रिलीज़ करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार से नहीं आया है तो भी करना चाहिए, हमारी मांग है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी स्टैंड लेना चाहिए कि हम इस साल स्टूडेंट्स से फ़ीस नहीं लेंगे, एटलीस्ट एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेंगे। चलिए कॉलेज फ़ीस है, कॉलेज चलाना है तो उसको अननेसेसरी जो है लेबोरेटरी, पार्किंग, ये वो ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं लेंगे। इसका निर्णय उन्होंने लेना चाहिए, और नहीं लिया तो हम लोग भी उसका आगे अभी फॉलोअप करेंगे। तो सर, ये जो आपने अभी जो प्रपोज किया हुआ है फ़ी रिडक्शन का, क्या ये अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। हमने जब क्योंकि हम ही उस कमेटी में हैं, तो कमेटी हमारी ही है, लेकिन फिर भी हमने उनको ये रखा है कि अभी आने वाले 24 जून को हमारी ये पहली सीटिंग उसमें होगी। और 10 दिनों के अंदर, मतलब बैठने के बाद 10 दिनों के अंदर हम इसका फॉर्मूला बना के हम मैक्सिमम इसके बाद एक और मीटिंग लेनी पड़ी तो, नहीं तो हम 24 तारीख को निर्णय लेंगे। निर्णय हो चुका है। अच्छा। उसको निर्णय हो चुका है, स्टूडेंट को बेनिफिट देना है, एग्जाम फीस नहीं लेनी है, कॉलेज को अनड्यू चार्जेस लगाने से रोकना है। लेकिन वो कैसे होगा, बस इसका तय करना है। निर्णय मैनेजमेंट काउंसिल ले चुका है। ओके सर, फ़ीस के ऊपर एक और बात है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि अगर आप एग्जामिनेशन फ़ी ले रहे हैं, अगर आप ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो लोग एग्ज़ाम दे रहे तो सॉफ्टवेयर हमेशा क्रैश होता है या फिर रिज़ल्ट सबमिट नहीं हो पाते हैं। देन उसके बाद बच्चे सब हेल्पलाइन नंबर्स को फ्लड कर देते हैं, जिसकी वजह से हेल्पलाइन नंबर्स भी नहीं चलते हैं। तो बच्चों का ये कहना है कि आप अगर इतने पैसे ले रहे हो तो एक ढंग का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? नहीं, बच्चों की बात सही है। इसमें भी दो इशू है। मैं यूनिवर्सिटी को भी 100% ब्लेम नहीं करता हूँ इसमें। बच्चों को भी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ रहती है क्योंकि उनके लिए भी ये नए सिस्टम है। लेकिन सबने ये समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी हमारी एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है। हम इंडिया में भी एक कंसेप्ट जनरेट हुआ है, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ का कहते हैं उसमें इसको। तो ये 100 साल से एक तरीके से एक एग्ज़ाम लेते आ रही है ये यूनिवर्सिटी। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ है यूनिवर्सिटी के, जो कर्मचारी है, उनका कोई भी नया भर्ती पिछले 10, 12, 15 सालों से नहीं हुआ है। मतलब 21st सेंचुरी लग गई, लेकिन सिर्फ रिटायर्ड होते आ रहे हैं कर्मचारी। तो वो जो लगा हुआ कर्मचारी है उसको हम सडनली एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि जो कम्प्लीटली डिजिटल है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यूनिवर्सिटी के पास इंटरनल है। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये चैलेंज है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी शुड बी रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस 100%। तो उसमें यूनिवर्सिटी ने एक तरीका निकाला था कि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये डिजिटल एग्ज़ाम सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। इंडिया में एटलीस्ट मेरे जानकारी में महाराष्ट्र में तो 100% नागपुर यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एग्ज़ाम पेपर शुरू किया। मतलब पहले जो वो गाड़ी जाती थी, ये सब चीज़ें बंद हो गई है नागपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5-10 सालों से। मतलब बहुत सी चीज़ें हमको पता नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी उसकी तरफ काम कर रही थी। लेकिन कोविड एक ऐसा चैलेंज है कि उसने सबको पलट के रख दिया है सब चीज़ों को। आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी, आपको सडनली एग्ज़ाम को उसमें ले गया। अभी हमारे यहाँ इशू क्या था, अभी एग्ज़ाम हम लोग कैसे देते, आप भी दिए होंगे एग्ज़ाम। हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम का पैटर्न है तो वो पैटर्न ही MCQ में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हमारे टीचर्स को ही पता नहीं MCQ का क्वेश्चन पेपर कैसे निकालते। यहाँ से शुरुआत थी हमारी, हमने वो किया है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का इशू है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है। हमने भी बहुत उसमें जो कंपनी है उसको भी बहुत बार कटघरे में खड़ा किया है और हमारे ऑफिशियल्स को भी किया है। इसमें एक और एंगल है, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दिया था, लेकिन कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, ही इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्ज़ाम ऑफ ही स्टूडेंट, है ना। यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, उसका एग्ज़ाम का जो इंचार्ज है, उसका जो टीम है एग्ज़ाम का, ये सब लोगों को इसमें एक रोल प्ले करना था।
इन सबको ऐसा लगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी ने पोर्टल दे दिया या लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, बच्चे एग्ज़ाम देंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रही है, हम लोग इस तरीके का एक माहौल बन गया। इस वजह से जब पहले बच्चा कभी भी यूनिवर्सिटी में फ़ोन नहीं करता, कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली नहीं आता, वो पहले अपने कॉलेज में जाता है, अपने प्रिंसिपल से बात करता है, अपने सर से बात करता है और बोलता है ये अगर वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो बोलते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी में कॉल सेंटर पर कॉल कर ले, अगर ऐसा बोल दिया तो इशू आता है, उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम। हमने ये हर एक प्रिंसिपल को पता था, अगर फॉर एग्जांपल XYZ लड़का है लड़की है, उसका एग्ज़ाम में इशू आ गया और वो लॉगिन नहीं हुआ या फिर उसका सबमिट नहीं हुआ पेपर, तो उसने अपने प्रिंसिपल को बताना है और प्रिंसिपल ने अपने लेटर हेड पे ऐसे अगर 100 में से 10 लड़के हैं उनके कॉलेज के जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो लिस्ट उनको यूनिवर्सिटी भेजना है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का भी ये भी एक कंप्लेंट है कि प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स अब तक आउट नहीं है एंड कुछ कॉलेजेस उनको नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम फीस मांगना चालू कर दिया। इतना रिजल्ट्स में इतना डिले क्यों है इस बार? सारे रिजल्ट्स में डिले नहीं होता है, लेकिन कुछ फैकल्टीज़ ऐसी होती है, कुछ जैसे एग्जांपल जैसे आपको बताओ लगभग 1200 पेपर्स यूनिवर्सिटी को लेने पड़ते हैं एक साल में, उसमें से कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ामिनर जिनका अवेलेबल नहीं होता, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, इसलिए कुछ पेपर्स में डिले हमेशा होता है। लेकिन सेकंड उसमें एक और है, ये जो एक कंप्लेंट है ये ज़्यादातर 5th सेमिस्टर्स के स्टूडेंट्स की होगी। तो 5th सेमिस्टर्स के बाद 6th जो सेमिस्टर है वो उनका लास्ट सेमिस्टर है, तो उनको वो किसी भी हाल में उनको देना ही है। अगर उनके 5th सेमिस्टर के कुछ पेपर्स बैक भी रह जाए तो भी उनको 6th का एग्ज़ाम देना है, इसलिए उनको एग्ज़ाम भरने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोलती है। अगर उसका 3rd का भी कोई बैक है तो भी उसको 6th सेमिस्टर देना है, क्योंकि वो 5th सेमिस्टर के लिए एलिजिबल था। तो वो समझने में कई बार नहीं समझ पाते स्टूडेंट्स, तो वो कंप्लेंट करते हैं। और इस बार तो पैंडेमिक का भी इशू था, बहुत सारे एग्जामिनर्स और टीचर्स भी कोविड में पॉजिटिव थे, तो बीच में सब कुछ बंद भी था, उस वजह से भी लेट हुआ है। और आगे चल ये 2-3 दिन में सारे रिजल्ट लग जाएंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है, 2-3 दिन में वो लग जाएंगे। अभी जैसे नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो प्रीवियस एकेडमिक सेशन और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में क्या क्या चेंजेस आप लाने वाले हैं? एकेडमिक सेशंस में अभी तो हम लोग काफ़ी मतलब डीप में इस पे काम कर रहे हैं। एक एकेडमिक सेशन में बहुत चेंज नहीं आएगा, ये ग्रेजुअली ये चेंजेस आते जाएंगे। इसमें हम लोग अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, अभी कंसेप्चुअल लेवल पे हमने ये सोचा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी का खुद का ऐसा एक मैकेनिज़्म हम बनाना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्मार्टफोन भी नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, तो वो एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत है। तो हम तो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और हमको तो पूरा सेशन अभी ऑनलाइन चलाने की एक तैयारी करनी है कि उसका पढ़ाई भी ऑनलाइन हो सके। अभी नागपुर यूनिवर्सिटी ने पिछले साल से अभी तक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके मतलब 700-800 से ज़्यादा लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे हमारे टीचर्स के। यूनिवर्सिटी का खुद का जो वेबसाइट है उस पर भी लगभग मेरे ख्याल से 700 ऐसे अलग अलग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना अपना जो भी सिलेबस उस हिसाब से बनाकर वीडियोस और ये सब डाले हैं, जो स्टूडेंट्स खुद होके उनको ले और वो आगे काम करें। इसलिए उनको खुद अभी कैसा है ना, हमको भी ये समझना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में हो रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम लोग सेल्फ स्टडी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। अभी जो हम बोलते थे कि US का कल्चर है या भी ये है, अब वो सबका कल्चर बनना है और हमारे यहाँ तो वैसे ही था, लेकिन अभी वो समझना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा सिस्टम है मैकेनिज़्म चेंज करना। कॉलेज में एडमिशन लेना है, पढ़ाई कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी का, ये ट्रेडिशनल पद्धति से अभी नहीं होगा। अब उनको सेल्फ स्टडी स्टूडेंट कैसा करे, घर में बैठ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करे, घर में बैठ के जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है उसके लिए उसको सब अवेलेबल हम कैसे करवाएं, और उसका उसको हमको उसका जो मैकेनिज़्म है वो हम अभी डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा अगर आइडिया देना चाहूँ तो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि उसका एक खुद का चैनल हम बना सकते हैं क्या, उसको हम, क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट भी नहीं है, मतलब हमारे यहाँ ये भी बड़ा इशू है। तो या फिर वहाँ जो कुछ क्लस्टर्स हम, जैसे समझ लीजिए एक तालुका है गोंदिया
ज़िले में एक कोई गोरेगांव तालुका है, तो गोरेगांव तालुके के हम लोग 10 गांव ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो आइडेंटिफाई करके हम उसका एक ज्योग्राफिकल सब कुछ एक स्टडी करके एक क्लस्टर बनाए और उनके लिए कोई सिस्टम डेवलप करके दे कि वहाँ के स्टूडेंट उस सिस्टम का उपयोग कर सके। हम लोग हर चीज़ नागपुर से नहीं ड्राइव कर सकते, ये हमारे सबके मतलब सबकी समझ में आ गया है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हर फील्ड के लिए अब ये लागू होगा। तो उसमें कोई क्लस्टर्स डेवलप करके हम काम करें क्या? नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में भी यही कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको हम कहते हैं। तो उस पे तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी काम कर रहा है। हमने इंजीनियरिंग में क्रेडिट्स बढ़ाए हैं, अगर कुछ एडिशनल कोर्स करके अगर वो हमें उसका भी लिस्ट दिया है, अगर वो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एडिशनल कोर्स करके आता है तो उसका क्रेडिट उसमें जमा होगा उसके एजुकेशनल इसमें। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कहा गया है कि जैसे कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए एडमिशन ले रहा है और उसको अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, और बीएससी करने वाला आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी हो रहा है तो हमको वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना होगा, क्योंकि एक कॉलेज अगर आर्ट्स का कॉलेज है और बच्चों को अगर साइंस का सब्जेक्ट लेना है तो हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें रीडिज़ाइन करना है। तो वो अगर करना है तो उसके लिए अलग अलग तरीके के सजेशंस आ रहे हैं। हम लोग उसमें एक कमेटी हमने बनाई है नागपुर यूनिवर्सिटी में, मैं उसमें भी हूँ, और उसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं कि ऐसे क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं और ऐसे क्या क्या अलग अलग टाइप के मैकेनिज़म्स हम डेवलप कर सकते हैं कि कोई भी उसमें बच्चा हो जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो उसको वो लाभ मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। आई थिंक काफ़ी सारे इंसाइट्स हमारे स्टूडेंट्स को भी मिल गए। थैंक यू सो मच।